2% के जर्नैल की जुर्रत है ये वो बात कर सके किसी लीडर के बारे में। मतलब 2% के जर्नैल जो रिटायर होने के बाद जिनकी कोई औकात नहीं रह जाती। दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया, बदतरीन दुश्मन ने। और कौन है दुश्मन, नाम तो लो उसका। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में मुझे कोई दिखा दे मोदी का नाम लिखा गया, और ये मोदी का नाम नहीं ले सकते। अच्छा, हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। फाइट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान प्लस आपका जो चाइना से ड्रोन, चाइना के मिसाइल। सो जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों जैसा आप सभी को पता होगा कि पहलगाम अटैक में दोस्तों कितनी बुरी तरीके से पाकिस्तानी जो आतंकी थे उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा था, और धर्म पूछ के मारा था, और लेडीज़ों को छोड़ दिया था ये कहने के लिए कि जाके अपनी मोदी को बताओ। और दोस्तों काफ़ी टाइम से जब ये वाक़या हुआ तो कोई भी हलचल मोदी जी नहीं कर रहे थे, वो साइलेंटली अंदर अंदर काम कर रहे थे। और दोस्तों 7 मई होते ही जैसे कि आज रात 2 बजे इतना बम दागा, इतने मिसाइल दागे पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान की आवाम कह रही है 2 बजे की ये कौन सा सूरज उग गया। और दोस्तों 9 ठिकानों पे पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे इतने खतरनाक मिसाइल दागे कि वो सारे ठिकाने ही ख़त्म हो गए। और जो मसूद अजहर है दोस्तों, उसके 10 लोग फैमिली के मारे गए इसी मिसाइल अटैक में। और दोस्तों मसूद ने बोला है कि काश मैं भी मर जाता। तो जैसे जिस तरीके से आतंक उन्होंने फैलाया था, जो उनको लगता है कि दूसरों को मारना अच्छा होता है, आज जब उनके यहीं से मर गए तब उनको पता चल रहा हो कि कैसा होता है खुद के लोगों की जान चली जाना और मरते हुए देखना। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। और पाकिस्तान की देखो बहुत ज़्यादा फटके 4 हो चुके हैं, क्योंकि अभी तो ये फिर भी ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर बाकी है पाकिस्तान के साथ, तो इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। तो दोस्तों ये देखते हैं पाकिस्तान मीडिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देता है। जर्नैल की जुर्रत है ये वो बात कर सके किसी लीडर के बारे में। मतलब 2% के जर्नैल जो रिटायर होने के बाद जिनकी कोई औकात नहीं रह जाती, जो अपने मुल्क में आजादाना घूम नहीं सकती, ये औकात है तुम्हारी, और तुम बातें कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी। जब तक इक्तदार एंजॉय करोगे, जब तक इलेक्शन चोरी करोगे, जब तक अदालतों को अपना गुलाम बना के रखोगे। बयानियां देखो ना जरा, फौज अगर ये खत्म, हमको कह रहा है, कौन कह रहा है फौज खत्म हो जाए? हम कह रहे हैं फौज इंसान बन जाए। ये जानवरों वाले रवैये छोड़ दे कि जिसकी गाड़ी उलट देंगे, फलां को खत्म कर देंगे। यार इंसान हो तुम लोग। मोदी के बारे में तो ये बात करते हुए तुम्हारी मुंह में आ जाती है। मोदी के बारे में कोई बात नहीं हो रही। दुश्मन ने हम पे हमला कर दिया, बदतरीन दुश्मन ने। और कौन है दुश्मन, नाम तो लो उसका। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये में मुझे कोई दिखा दे मोदी का नाम लिखा गया, और ये मोदी का नाम नहीं ले सकते। आते हैं बड़े पन्ने खान, इमरान खान पे रेड लाइन लगा, तो मोदी पे रेड लाइन तो लगा के दिखा दो। जो लोग मोदी पे रेड लाइन नहीं लगा सकते, जुर्रत नहीं कर सकते, जुर्रत करो थोड़ी सी। बताओ कि हाँ मोदी है इस सारी साजिश के पीछे। बताओ कि मोदी ने ये काम किया, नाम लो उसका। डर रहे हैं, कंपे टांग रही हैं, माथे पे पसीने। मोदी का नाम ले लिया तो आलमी ताकतें नाराज हो जाएंगी। तो ये आलमी ताकतों के सामने ना खड़े हो सकते हैं, ना मोदी का नाम ले सकते हैं। मैं कह रहा हूं जी, आज DGISPR ट्वीट कर दे, मैं लाइक भी करूंगा, रीट्वीट भी करूंगा, और उसकी तारीफ में वीडियो भी करूंगा। ट्वीट करे एक्स पे और कहे जी कि नरेंद्र मोदी RSS का लाइफ लॉन्ग मेंबर है, ये हिटलर का फॉलोअर है, ये नाटसी जर्मनी का जो नजरिया था उसको फॉलो करता है, ये उस पर बिलीव करता है, ये रेशल सुपीरियरिटी पे बिलीव करता है, और इसके होते हुए कभी भी खित्ते में अमन नहीं आ सकता। ये ट्वीट कर दें, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। करो ना जुर्रत, बोलो ना, बस इतनी सी थी। तो ये इनकी औकात है मेरे पाकिस्तानी, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो यहाँ पे रेड लाइनें लगाते, औकात टोटल ये है। तीसरा मुल्क तस्फिया करा सकता है, जैसे 1971 के बाद हमने देखा कि जुल्फिकार अली भुट्टो साहब रशिया गए थे कि मुआहदा करा दें इंडिया के साथ। फिर 2001 में हमने देखा अमेरिका का किरदार रहा। कारगिल के इंसिडेंट का आपने अभी तस्करा किया। तो अभी इस सिचुएशन में कोई मुल्क इस पोजीशन में है जो टेंशंस कम करवाए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह यह है कि इंडिया चाहता ही नहीं है कि टेंशंस कम हों। हम चाहते हैं कि टेंशंस कम हों, इंडिया नहीं चाहता कि टेंशंस कम हो। वो समझते हैं कि हम इस वक्त बड़े कमज़ोर मुल्क बन चुके हैं, हमारे एक बड़ा ख़तरनाक दौर से दूर रहे हैं। अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं हैं, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी तो मसले बने हुए हैं ना, और ऊपर से आइसोलेट भी हुए हुए हैं। अमेरिका उस तरीके से जप्फी नहीं डाले हुए हमें, और इकॉनमी जो है वो भी ऐसे ऐसे हो रही है, और ईरान और अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, एंड सो ऑन। लेकिन भारत के भी तो अंदरूनी हालात इतने बेहतर नहीं है, और बांग्लादेश के साथ उसने देखें उसका मामलात किस तरह बिगड़े, खारिजा सतह पर भी वो अकेला होता जा रहा है। नहीं,
नहीं हो रहा। अच्छा। हाँ, इंडिया के हालात अंदरूनी जो भी होंगे वो अभी भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डार्लिंग है। बदकिस्मती हमारी ये है कि हम डार्लिंग नहीं है, वो अभी भी डार्लिंग है। अभी भी सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उनको बड़ी मिलती है। अभी भी अरब वर्ल्ड जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है। अभी सऊदी अरेबिया ने और यूएई वालों ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया की है। तो इंडिया बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है, हम थोड़े से आइसोलेटेड। तो बांग्लादेश के साथ जो मामला हुए, कोई नहीं, छोटी सी चीज है उनके लिए। उसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, और फिर ये कि क्योंकि बांग्लादेश या पाकिस्तान के साथ मिलकर चाइना के साथ एक महाज बना रहा है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो ये बात नहीं पसंद आएगी, बिकॉज वो तो चाहते थे कि इंडिया का डोमिनेंस हो इस एरिया में और चाइना की डोमिनेंस ना हो, मगर अब चाइना की डोमिनेंस होनी शुरू होगी। तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस। इंडिया अंदर जो भी हालात है, अभी भी वो बीजेपी का सपोर्ट है, अभी भी उन्होंने कंट्रोल में रखा हुआ है सब कुछ। ऑपोजिशन कमजोर है और नरेंद्र मोदी सॉलिड फ्रॉम द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी कोई उसको खतरा नहीं किसी किस्म का। एंड इंडिया, दुनिया देख रही थी कि इंडिया क्या करेगा। इस बार इन्होंने हिमाकत की, जो रिलीजन पूछ के और उनकी वाइफ के सामने, बच्चों के सामने हमारे लोगों का रिलीजन पूछ के उनकी पेंटें उतरवा के इन्होंने अटैक किया। और ये अगर आपको याद होगा, आसिम मुनीर ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था, बड़ा वायरल हुआ था। वो हमने टेररिस्ट ने हमारे अटैक किया, हमने उनको हिट किया। अब पाकिस्तान सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, क्योंकि हमारे पास तो टेरर कैंप नहीं है, किसको हिट करेगा। इन्होंने वापस रिटेलिएट किया और यहाँ आपका वो आएगा, जो ड्रोन्स थे, स्वार्म ऑफ ड्रोन्स, एंड वी विटनेस्ड इट इन जम्मू। इस तरह का अटैक था और उसमें मिसाइल थी जो आपकी चाइना से आई। जो स्वार्म ऑफ ड्रोन्स था, ये चाइना और आपके टर्की से आए थे। और ये सब इन्होंने मारे हमारे सिविलियन एरिया में और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट। अब जैसे जम्मू में ये टारगेट करे थे एयरफील्ड जम्मू, ये डिफेंस एयरपोर्ट है, पठानकोट की डिफेंस एयरपोर्ट है, जो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल को, यहाँ नॉर्दर्न कमांड को, यहाँ के कोर हेडक्वार्टर को। They were targeting all our defense installations and civilian areas. लेकिन हमारा एयर डिफेंस इतना बढ़िया था, S-400 और आकाश तीर जो मेड इन इंडिया है, उसने इनको बिल्कुल नाकाम कर दिया, सबको ध्वंस कर दिया। अल्टीमेटली हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना बढ़िया पुख्ता निकला, वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सका 700-800 ड्रोन और मिसाइलें मारने के बाद। वरना अगर ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम खराब नहीं होता तो आप लाशें उठा के थक जाते। सैकड़ों की हजारों की तादाद में यहाँ लाशें गिरती और कितने लोग मर जाते, कितने नुकसान हो जाते। फिर जब इसने ये पंगा लिया, फिर हमारी, चूंकि मोदी जी साहब ने पूरी फ्रीडम दी थी, तो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो रिटेलिएट किए। फिर शायद 9 तारीख की बात थी जब वो अटैक किया। उसमें आपको पता है इनकी 13 वो थी एयरफील्ड्स थी जिनको उड़ाया, जिसमें से 11 को उड़ा दिया। उसमें कैराना हिल वाली स्टोरी आपको पता है। वहां अमेरिका को क्यों बीच में आना पड़ा, क्यों तकलीफ हुई? अल्टीमेटली